नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो रुपया नरम तेल गरम, इसमें आपका स्वागत है। और ये शो इसलिए क्योंकि रुपए की कमज़ोरी ने जो चिंता बढ़ाई है ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर, मार्केट को लेकर, वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन एडिबल ऑयल का इंपोर्ट भी रुपए में कमज़ोरी की वजह से महंगा हो रहा है, क्योंकि हम अपनी खपत का 60% से ज़्यादा एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करते हैं और रुपया कमज़ोर होने का मतलब ये हुआ कि आपका इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो रुपए की कमज़ोरी का इम्पैक्ट ओवरऑल इंपोर्ट के ऊपर भी हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में कमज़ोर रुपए की वजह से क्या खाने के तेल का इंपोर्ट और महंगा होगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या खाने के तेल की महंगाई बढ़ेगी? इसी पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप चौधरी साहब, जो कि एमडी हैं जेमिनी एडिबल्स के। हमारे साथ हैं विजय डाटा, एमडी विजय सॉल्वेक्स के। डॉक्टर सुरेश मोटवानी हैं, हेड वेज ऑयल्स सॉलिडेरिडेट के। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। प्रदीप जी, वैसे तो खाने के तेल में तेज़ी की कई वजह हैं, जैसे इंडिया में जब ड्यूटी बढ़ी उसका इम्पैक्ट हमने देखा, ग्लोबल मार्केट में प्राइस बढ़े तब हमने इम्पैक्ट देखा, अब रुपए की कमज़ोरी का भी इम्पैक्ट दिखने लगा है। आपको लगता है कि रुपए की कमज़ोरी का कोई बड़ा इम्पैक्ट होगा सर इंपोर्ट प्राइस पे? नमस्कार मृत्युंजय जी। मेरे हिसाब से ये जो डॉलर का एप्रिसिएशन और रुपये का जो वीकनेस होना था हो चुका, और उसका मेन कारण यही था कि यूएस का आफ्टर द न्यू प्रेसिडेंट कमिंग इन मिस्टर ट्रम्प, उसके बाद जो टैरिफ्स और ये सारी वॉर चल रही है उसके कारण लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई कि जिससे इसके ऊपर इंडिया का क्या इम्पैक्ट होगा लोगों को गेज करना मुश्किल हो गया। और साथ के साथ काफी लोग डॉलर में शॉर्ट बैठे हुए थे, खास करके इंपोर्टर्स। तो उसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होके आज डॉलर कल इनफैक्ट 88 रुपीज तक एक बार चला गया था। अब वापस थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है आरबीआई इंटरवेंशन के बाद 87 के नीचे। मेरे हिसाब से जितना डॉलर स्ट्रांग होगा करेंसीज के सामने, तो यूएस को भी उतना बड़ा झटका लगेगा, उतना बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो मेरी पर्सनल व्यू है कि इसके बियॉन्ड रुपये को डिप्रिशिएट नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तो थोड़ा सा एप्रिसिएशन की तरफ ही देख रहा हूँ कि 86-85 के लेवल पे वापस आएगा डॉलर। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा डॉलर रुपये का, मेरे को नहीं लगता। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आगे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, लेकिन डाटा जी आप बताइए कि अब तक जो रुपया वीक हुआ है, मैं अगर आपको डेटा बताऊं कि कितनी गिरावट रुपए में आई है, तो आप देखिए कि 3 महीने में रुपया करीब 3% और सितंबर से अब तक 3.5% रुपया कमज़ोर हुआ है। कितना इम्पैक्ट हुआ होगा सर एडिबल ऑयल के प्राइस पे रुपए की कमज़ोरी की वजह से, डाटा जी? देखिए मृत्युंजय जी, जो तेल इंपोर्ट होता है उसका पेमेंट डॉलर्स में किया जाता है, और डॉलर अगर इंडेक्स महंगा होता है, डॉलर की वैल्यू महंगी हो जाती है, तो निश्चित रूप से इंपोर्ट भी महंगे हो जाते हैं। तो जितना डॉलर महंगा हुआ है और विदेशों में जिस तरीके से तेजी आई है, इंडोनेशिया की वजह से पाम ऑयल की शॉर्टेज हुई है, तो इससे बाजार तो बुलिश ही रहे और काफी अच्छे भाव 5-6% काफी बढ़ गए भाव तेलों के। ठीक, 5-6% आप करें कि इसकी वजह से बढ़ गए, ठीक है। मोटवानी जी, आप तो पाम ऑयल को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं, और चूंकि हम पाम तेल का बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, आप बताइए सर क्या इम्पैक्ट आपने देखा, क्या फील किया आपने रुपए की वीकनेस का? बाकी फैक्टर तो हैं ही अपनी जगह, लेकिन मैं रुपए के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहा हूँ। जहाँ साहब, ये तो तय है कि रुपए का फर्क तो पड़ता है ना। रुपए की कीमत और डॉलर की कीमत से फर्क तो पड़ता है। जो भी चीजें हम बाहर के देशों से लेते हैं, 60% खाद्य तेल हम बाहर से ले रहे हैं, फर्क तो पड़ना है। अब मुद्दे की बात यह है कि केवल रुपए का मामला नहीं है, पाम ऑयल का जो अवेलेबिलिटी है, मलेशिया में जो कम हुआ है, या इंडोनेशिया में जो उनका B50 पॉलिसी बायोफ्यूल में वो यूज कर रहे हैं, ये भी फैक्टोरियल एनालिसिस में आने चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। हमारे को मौका है कि जो सेल्फ सफिशिएंसी का जो हमारा जो मुद्दा है भारत का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का, उस पे हम लोग अभी बल दे। 4-5-6 रुपए अगर लीटर पे महंगा हो गया है, तो इसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट होगा हमारे किसानों को होगा, जो भारत देश के किसान जो खाद्य तेल को पैदा कर रहे हैं। तो उस दिशा में अगर हम थोड़ा सा सोचने का कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव साइन होगा हमारे देश का जो खाद्य तेलों की जो फसलें हैं उसको बढ़ाने के लिए। ओके, ठीक है। अब मैं रुपए से आता हूँ दूसरे मुद्दे पर। अब चूंकि आप देखिए कि सितंबर से अब तक खाने के तेल के दाम बहुत बढ़े हैं, और उसके पीछे कई वजह है। ग्लोबल मार्केट में प्राइस का बढ़ना,
इंपोर्ट ड्यूटी का बढ़ना, तमाम वजहों से दाम यहाँ पर बढ़े हैं। अब जनाब प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वक्त एडिबल ऑयल के मार्केट डायनेमिक्स क्या हैं? क्या आपको लगता है कि हम वेल सप्लाइड हैं? क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह है कि पाम तेल का जो स्टॉक है मलेशिया में वो 9 साल के निचले स्तर पर चला गया है। हमारा इंपोर्ट भी काफ़ी घटा है, 13 साल में सबसे कम इंपोर्ट हुआ है पाम तेल का। तो ओवरऑल इस वक्त डिमांड सप्लाई के डायनेमिक्स क्या हैं सर एडिबल ऑयल के? नितिन जी, इसमें आपको एक तो इंटरनेशनल मार्केट्स को देखना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम डोमेस्टिक मार्केट्स पे आएंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स में 2-3 चीजें बहुत बुलिश हैं और 1-2 चीजें न्यूट्रल या समझिए कि अनसर्टेन है। वो क्या है? एक तो ये है कि जो अर्जेंटीना का वेदर अभी दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली लास्ट ईयर से ये साल में 20% क्रॉप कम रहने वाली है। वो सिचुएशन है जो अभी यूएसडीए की रिपोर्ट आई कल या परसों में, उन्होंने अभी तक फैक्टर नहीं किया, लेकिन ये पक्का ऑलमोस्ट निश्चित है कि 20% क्रॉप कम होगी लानीना के कारण, जो ड्राइनेस के कारण। और दूसरा कारण यह है कि सनफ्लावर की क्रॉप बहुत कम थी लास्ट ईयर के मुकाबले, तो सनफ्लावर ने पहले 6 महीने में पूरा क्रश करके बैठ गए हैं 70%। अब बाकी 6 महीने में 30% की क्रॉप रह गया, तो सनफ्लावर एक बुलिश स्टोरी है। सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स में एक बेरिश फैक्टर जो बन सकता है वो है यूएस बायोफ्यूल्स की पॉलिसी, जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं है और उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा शायद। वो आने के बाद ही आप समझिए समझ में आएगा कि मार्केट्स की, इंटरनेशनल मार्केट्स की क्या डायरेक्शन है। अगर यूएस बायोफ्यूल्स में कमी आ जाती है, जो ऑयल लेड ट्रम्प गवर्नमेंट जो सोचती है कि दे आर मोर डिस्पोज टुवर्ड्स मिनरल ऑयल्स एंड क्रूड ऑयल, तो शायद अगर वो बायोडीजल कम कर देंगे। बट मेरी पर्सनल राय ये है कि वो नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट हो रखी है यूएसए में इन बायोफ्यूल्स, उसको कम करना नामुमकिन है मेरे हिसाब से। तो वर्ल्ड मार्केट्स तो सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से बुलिश ही स्टोरी है। और इंडिया में पिछले जो 2 या 3 महीने में कम इंपोर्ट हुआ है, उसका अब इम्पैक्ट हमको अगले महीने से देखना पड़ेगा। मार्च अप्रैल में हमारे को टाइटनेस आएगी। अभी तक हमारे को डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ने बचा के रखा। जो क्रॉप्स डोमेस्टिक आए थे, चाहे राइस ब्रान हो जाए, चाहे वो कॉटन सीड हो जाए, चाहे ग्राउंडनट ऑयल या इवन सोयाबीन ऑयल, ये सब तेलों ने बचाया था और जिसकी अबंडेंट थी। अब जो शॉर्टफॉल हुआ हमारा इंपोर्ट में, जैसे आपने खुद बताया कि हमारा रिकॉर्ड लो इंपोर्ट हुआ है, इसका इम्पैक्ट अब मार्च अप्रैल में हमारे को देखना पड़ेगा। एंड आई थिंक दाम बढ़ेंगे डेफिनेटली अगले 3 महीने। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दाम अगले 3 महीने में बढ़ेंगे। आपका टेक क्या है डाटा जी? क्या आपको भी लगता है कि ग्लोबल सिचुएशन इस वक्त डिमांड सप्लाई को लेकर टाइट है और ऐसे में आने वाले वक्त में दाम बढ़ सकते हैं एडिबल ऑयल के? देखिए मृत्युंजय जी, जो देश 60% तेल इंपोर्ट करता हो उसके प्राइसेस भी फॉरेन मार्केट्स ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि 40% जो तेल है वो बहुत स्कैटर्ड तरीके से आता है। मस्टर्ड ऑयल भी अलग अलग तरीके से, ग्राउंडनट है, और जो डोमेस्टिक ऑयल्स हैं उनकी सप्लाई, कुछ माल गवर्नमेंट के पास फंसा रह जाता है। गवर्नमेंट ने सोयाबीन भी खरीदा है, मस्टर्ड भी पता नहीं कितना छूटेगा, अभी कैरी फॉरवर्ड जाने वाला है, तो उसकी क्रशिंग पूरी हो नहीं पाती है। तो निश्चित रूप से अगर इंपोर्टेड ऑयल की सप्लाई लाइन टाइट रहती है, और जैसे पोर्ट पे स्टॉक्स भी इस साल 1 फरवरी को कम हुए हैं, तो पिछले कई महीने के बाद के लोएस्ट हैं। पिछले अपन ये कह सकते हैं सप्लाई लाइन टाइट ही रहने वाली है सब, लेकिन अभी अभी कोई शॉर्टेज भी नज़र नहीं आ रही है, इसलिए अभी कोई भाव बहुत ज़्यादा बढ़ के भी जाने वाले नहीं लग रहे हैं। ठीक है, साइडवेज रहनी चाहिए अभी। साइडवेज आप कह रहे हैं मार्केट, मतलब ना तेज़ी ना मंदी। लेकिन अब मोटवानी जी, चूँकि आप पाम ऑयल के मार्केट को बखूबी जानते हैं, समझते हैं, आप ज़रा बताइए, हमें खबर मिल रही है कि मलेशिया में पाम तेल का स्टॉक 9 ईयर के लो पे है और हमारा जो पाम तेल का इंपोर्ट है वो 13 ईयर में सबसे कम है। हमारा इंपोर्ट कम होने के पीछे की वजह यह है कि पाम तेल बाकी तेलों से महंगा हो गया है, इसलिए हमने सोया तेल का ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया है और पाम तेल का हमने कम किया है। क्या ये बात ठीक है? और ग्लोबल शॉर्टेज है क्या पाम तेल का? देखिए, इतना तो तय है कि पाम ऑयल का जो यूटिलिटी है वो अकेला नहीं है, ये हमेशा रिप्लेसमेंट की तरह यूज होता है और सोयाबीन के साथ में इसका कंपटीशन चलता है। ग्लोबल लेवल पे सोयाबीन और पाम ऑयल का जो प्राइसिंग है हमेशा आपस में नेक टू नेक चलते हैं। अभी पहली बार हुआ है कि पाम ऑयल जो है वो सोने के भाव वाला मामला हो गया, सोयाबीन से महंगा बिक रहा है। इवन मस्टर्ड और सनफ्लावर से भी कुछ समय तक महंगा चला गया था। मलेशिया में तय बात है कि वहां पे आवक बढ़ना नहीं है, वहां की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो पाम ऑयल का प्लांटेशन और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, जो है सो है।
जो पुराना प्लांटेशन है उसका जो रिप्लेसमेंट है, जो नया प्लांटिंग मटेरियल यूज होना है, नया पौध होना है, उसमें समय लगता है। पाम ऑयल का पौधा एकदम से उपज नहीं देता है, 4-5 साल का गेसिंग पीरियड रहता है। दूसरा इंडोनेशिया है हमारा जो मेजर सप्लायर है, वहां पे पाम ऑयल अच्छा जा रहा है। वहां का पॉलिसी जो नया गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, पाम ऑयल का जो बायोफ्यूल में जो उपयोग हो रहा है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये तय बात है कि वहां का भी असर जो पाम ऑयल का जो अवेलेबिलिटी है उसमें आता है। तीसरा देश है थाईलैंड, जहां से कि हम लोग अभी पाम ऑयल ले रहे हैं। वहां पे फॉर्चुनेटली अभी जो माहौल है वो बायोफ्यूल में उस तरह से नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, और क्रूड ऑयल का वहां का जो अवेलेबिलिटी है बढ़ने का चांस लग रहा है। अब होगा ये कि जो यूएस का जो अभी सिस्टम फ्लो हो रहा है, सोयाबीन पे जो टैक्सेशन का बात आएगा, पूरा एक सिस्टम बिगड़ गया है, उसका असर अगले 2-3 महीने तक रहेगा। उसके बाद में नॉर्मल होने को है। अभी अगले महीने जब रमजान शुरू हो जाएंगे, तेल का उस तरह से आवक आना शुरू हो जाएगा। प्राइसिंग में तय बात है कि अगले 2-3 महीनों तक बहुत बड़ा कुछ फर्क नहीं आना है। पाम ऑलरेडी अपने हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं। सोयाबीन का पूरा कटौती जो अर्जेंटीना ब्राजील में होना है, उसका 10% तो वो भरपाई वहाँ अमेरिका के सोयाबीन से होना है। वहाँ का सोयाबीन खराब नहीं हुआ है पॉलिसी का इशू से। तीसरा, हमारे यहाँ मस्टर्ड का भी हार्वेस्टिंग आना शुरू होगा। फरवरी शुरू हो गया है, सरसों अच्छी तरह से आना शुरू हो जाएगा। पिछले महीने तक सोयाबीन का चल रहा था, अभी एक्सटेंड हुआ है सोयाबीन का प्रोक्योरमेंट, मूंगफली का प्रोक्योरमेंट। तो अगले 2-3 महीनों तक प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे, ये संभावना मुझे नहीं लगती है। अच्छा, हाँ जी। आपको ये संभावना नहीं लग रही है कि 2-3 महीने तक दाम बढ़ जाएंगे। अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पर। और प्रदीप जी, जो इस वक्त का सिनारियो है सर इंडिया का, वो ये है कि हमारे पास सोयाबीन का स्टॉक ठीक ठाक है, मतलब अच्छा प्रोडक्शन हुआ था, मस्टर्ड का भी ठीक हुआ था, ग्राउंडनट का भी ठीक हुआ था। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि मतलब जो हमारा जो डोमेस्टिक अभी सिचुएशन है डोमेस्टिक ऑयल सप्लाई का, वो कैसा है सर? देखिए मिथुन जी, इसमें जो मेरे को अभी तक खबर आ रही है, जो विजय दाता जी यहाँ बैठे हैं वो ज़्यादा इस मामले में एक्सपर्ट हैं, मस्टर्ड के मामले में। जो मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि जो विंटर का जल्दी से समर आ गया है नॉर्थ इंडिया में, उससे मस्टर्ड के ऊपर कुछ इम्पैक्ट हुआ है ऑन द क्रॉप और ऑयल यील्ड के ऊपर भी। ये दादाजी शायद कंफर्म करेंगे। जो मेरे को सुनने में आ रहा है कि क्रॉप इस साल कम है लास्ट ईयर से। अच्छा, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, डोमेस्टिक प्राइस में आप देखिए, अगर नेफेड और सब लोग सपोर्ट प्राइस पे खरीदने आ जाएंगे तो, और क्रॉप अगर कम रहेगा, तो जो ऑयल का प्राइस है वो सपोर्ट प्राइस से डिटरमिन होगा। अच्छा। तो सपोर्ट प्राइस के बेसिस पे तेल का दाम ऊपर ही रहना चाहिए, आज के भाव से कम तो नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। अच्छा। और सोयाबीन तो अब हम ऑफ सीजन में जाने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 4-5 महीने का क्रश देख लिया। ठीक है, सीड पड़ा होगा जरूर, लेकिन डीडीजीएस और मील के कारण वो बिक नहीं रहा। और जो मैं सुन रहा हूँ कि करंट ईयर की सोइंग लास्ट ईयर से बहुत कम हुई, क्योंकि फार्मर को दाम नहीं मिला सोयाबीन के ऊपर। इंडिया तो डेफिशिएंट इन ऑयल रहने वाला है बराबर। और क्योंकि जो मैंने आपसे पहले बताया था कि दाम इतने बढ़ गए थे सितंबर के बाद, हमारा जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन, राइस ब्रान, वो हमने प्रीपोन करके जल्दी कंज्यूम कर लिया पूरे तेल। जो हम साल भर चलाते थे चीज, वो हम पहले 4 महीनों में खा जाएंगे। तो इंडिया तो इंपोर्ट डिपेंडेंट रहेगा अगले महीने के बाद। और इंटरनेशनल बाजारों में अगर मंदी नहीं है, जो मेरे को नहीं लग रही, तो यहाँ पे तो हमको ऊंचे भाव इसीलिए देखने ही पड़ेंगे। अच्छा, ओके। अच्छा, जो बात अभी प्रदीप जी ने कही, डाटा जी, क्या वाकई मस्टर्ड को लेकर ऐसी कोई रिपोर्ट है सर कि मौसम की वजह से कुछ नुकसान की खबर आपको भी है? देखिए मित्र जी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने वेदर आइडियल था। समय समय पे बारिश भी हुई, समय समय पे अच्छी सर्दी भी पड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है, सर्दी का जो हर साल नुकसान कुछ परसेंटेज हो जाता था, वो इस साल नहीं हुआ है। इस साल न कोई कीड़ा लगा है, न कोई व्हाइट रस्ट हुआ है, न कोई सर्दी का नुकसान है। उस तरीके से नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने का वेदर आइडियल था उस वजह से। और उसको रिजल्ट ये आना था कि कम से कम 10-15% ईल्ड बढ़नी चाहिए थी थ्योरेटिकली। फरवरी का महीना हुआ आया है, उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है, इस वजह से हार्वेस्टिंग जल्दी हो सकती है और शुरू हो गई है हार्वेस्टिंग। और अभी देखना होगा, अभी तक जितनी हार्वेस्टिंग हुई है उसमें कहीं डैमेज नज़र नहीं आ रहा है सर्दी की वजह, गर्मी की वजह से। लेकिन ये कहना बहुत जल्दी है कि ईल्ड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अभी मेरा मानना ये है कि क्रॉप अभी तो पिछले साल के बराबर ही आनी चाहिए। मुझे अभी इसको कम करने का कोई ठोस रीजन नजर नहीं आता है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के वेदर को देखते हुए मैं ईल्ड को बढ़ने का उम्मीद कर रहा था।
ओके, ठीक है। ठीक है, तो अभी आप कह रहे हैं कि अभी टू अर्ली टू से है कि क्या कितना डैमेज हुआ है, लेकिन मोटवानी जी अब जरा मैं पाम पे थोड़ा और डिटेल चाहता हूँ आपसे, क्योंकि पाम पर सबकी नज़र है और नज़र इस बात को लेकर। अच्छा चलिए, मैं आपसे पाम पे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है, हमारी खास चर्चा जारी है। आप मोटवानी जी, आप जरा बताएं कि जैसे इंडोनेशिया B40 पर शिफ्ट हो रहा है, उसके बाद B50 पर जाने की प्लानिंग है, और मलेशिया में बहुत अब लैंड एक्सपेंशन की गुंजाइश बची नहीं है। ईल्ड पे बेशक आप फोकस कर दें, दो बड़े देशों में जो सिचुएशन है उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि ग्लोबल सिचुएशन पाम ऑयल का बहुत टाइट रहने वाला है आने वाले वक्त में? देखिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रहने वाला है। पाम का जो प्रोडक्टिविटी रहता है वो किसी भी अन्य एडिबल ऑयल क्रॉप की तुलना में 4 से 5 गुना ज़्यादा होता है। ये टाइम फ्रेम है कि 2-3 साल का जो उसका प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट के जो कार्यक्रम है, मलेशिया में शुरू हो चुके हैं, इंडोनेशिया में शुरू हो चुके हैं, इवन भारत में भी जो पाम ऑयल का मिशन चल रहा है। तो पाम का तो जो सप्लाई है वो कम नहीं होना है। टेम्परेरी मार्केट के फ्लक्चुएशन है जो कि बने रहेंगे, अदरवाइज पाम इज गोइंग टू बी डोमिनेट ऑलवेज। पाम का जो अवेलेबिलिटी है, पर एकरेज जो प्रोडक्टिविटी है, पर एकरेज जो मुनाफा है छोटे किसानों को, और पॉलिसी लेवल पे जो उसका रिक्वायरमेंट है, तो साथ ही जो उसका जो यूएसपी है, पाम ऑयल का जो यूटिलाइजेशन है बिजनेसेस में, इंडस्ट्रीज में, रेस्टोरेंट में, होटल्स में, तो उसका जो सप्लाई की तुलना में उसका डिमांड हमेशा बने रहना है। और जो बायोफ्यूल में जो उसका जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आता है बनाने में, वो भी एज सच बना हुआ है। तो पाम का जो मुझे लगता है कि जो जमाना है वो बने रहना है, और उसके बिना हमारा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो सकता। नहीं, मैं तो उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ सप्लाई की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप देखिए कि पाम तेल को आमतौर पे चीप ऑयल माना जाता था, लेकिन अब पाम तेल महंगा हो गया बाकी तेलों से, तो प्रीमियम ऑयल हो गया कई बार। बस सप्लाई भी जो है ना, सप्लाई वो जो टेम्पररी जो इक्वेशन है रुपए और डॉलर का, उसका कारण से है। सोयाबीन का जो यील्ड है, जिस तरह के पॉलिसी फ्रेमवर्क में यूएस हो रहा है या ब्राजील अर्जेंटीना का, उसके कारण से है। अदरवाइज जो पाम का जो अवेलेबिलिटी है कम नहीं हुआ है। स्टॉक अगले कुछ महीनों में वो मेंटेन कर लेंगे। अभी जुलाई अगस्त में मलेशिया में पाम बनने लगेगा, उनका स्टॉक मेंटेन होने लगेगा। तो सप्लाई का इशू पॉलिसी से रिलेटेड है, न कि अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है। ओके, ठीक है। अब जरा प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि अगले 3 महीने में किस किस ऑयल के दाम आपको लगता है कि ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, किस किस ऑयल के दाम आपको लगता है कि कम बढ़ने वाले हैं या नहीं बढ़ने वाले हैं? मिथुन जी, मैं मानता हूं कि पाम ने अपने आप को आउटप्राइस्ड करके डिमांड काफी डिस्ट्रॉय कर दी है अच्छा। ऑलरेडी। जिसका आप इंडिया में आप देख लीजिए कि सबसे कम इंपोर्ट पाम का हुआ है। जो इंडिया 8 लाख टन महीने का तेल ला रहा था, अब हम 3 लाख टन एवरेज में लेके आए हैं पिछले 2 महीने में, और अब फरवरी में भी 3 लाख से ऊपर नहीं लग रहा, और मार्च भी 4-5 हो जाएगा। तो पाम ने ऑलरेडी अपनी जो टाइट सप्लाई से डिमांड रेशन काफी कर चुका है ऑलरेडी। और सिर्फ सबसे जो अभी पाम सप्लाई का इशू है वो है कि मार्च के महीने में रमजान का जो पीरियड रहता है, जिसमें प्रोडक्शन सफर करती है, क्योंकि मोस्टली वहां पे इंडोनेशिया, मलेशिया मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो हार्वेस्टिंग में लेबर कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन सफर करती है। बट वही प्रोडक्शन फिर अप्रैल मई में बढ़ के आएगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि फ्रूट डिस्ट्रॉय हो गया, फ्रूट तो लगा हुआ है वो, लेकिन हार्वेस्ट नहीं हो पाएगा। तो पाम की सप्लाई अप्रैल ऑनवर्ड्स डेफिनेटली बढ़ेगी, और पाम ने अपने आप को आउटप्राइस कर दिया है रिलेटिव टू अदर ऑयल्स। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे को सोया ऑयल में ही तेजी देखने को मिलेगी, जो पाम को फिर बाद में ड्राइव करेगा। तो लीडर तो सोया ऑयल ही रहने वाला है। आज रिलेटिव सेंस में सोया ऑयल तेजी की तरफ जाएगा और पाम ऑयल फ्लैट रहेगा या मंदी की तरफ जाएगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, आपका आउटलुक डाटा जी मस्टर्ड ऑयल पे क्या है सर नेक्स्ट 3 मंथ के लिए? नेक्स्ट 3 मंथ्स पे मेरा मानना ये है कि जब सीजनल प्रेशर आता है उस वजह से बाजार थोड़ा दबते हैं, लेकिन नाफेड ने जिस तरीके से 2-3 साल से अच्छी तरीके से सरसों खरीदनी शुरू की है जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से इस साल को प्रोक्योरमेंट जल्दी शुरू करें, हो सके तो 15 मार्च से शुरू कर दें। अगर इन्होंने 20% सरसों क्रॉप की विशेषकर इन 5 राज्यों में खरीद ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, एमपी और यूपी, तो फिर ये जो सीजनल जो दबाव आता है वो नहीं आएगा, और जो भाव आजकल चल रहे हैं वो ही या साइडवेज ही चलते रहेंगे, और ये
नेक्स्ट ईयर के लिए फार्मर के लिए बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और जो हमारी प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भरता की बात है, कम से कम मस्टर्ड ऑयल के लिए तो पूरी हो जाएगी। सोयाबीन की भी इन्होंने थोड़ी प्रोक्योरमेंट लेट किया है, अब एक्सटेंड कर रहे हैं जब ज्यादातर माल बिक चुका है। हालांकि माल बिकने के बावजूद अभी भी मंडियों में 4,000 रुपये ही सोयाबीन बिक रहा है एमएसपी के मुकाबले। ओके, तो थोड़ा भी खरीदे हैं तो सीजनल प्रेशर को रोका जा सकता है। राइट, और राइट, मैं राय दूंगा गवर्नमेंट को कि जल्दी प्रोक्योरमेंट शुरू करें। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया डाटा जी आपका, शुक्रिया प्रदीप जी आपका भी, और सुरेश मोटवानी जी आपका भी हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।